दोस्तों, बुढ़ापा जीवन की वो सच्चाई है जो हर किसी के सामने ज़रूर आता है। आज कुछ बूढ़े लोगों को देखकर हम उन्हें बड़ी तिरस्कार की नज़रों से देखते हैं, क्योंकि अभी हम सजीले और जवान हैं, स्फूर्ति से भरे हुए हैं और हमें ऐसा लगता है कि बूढ़े लोग तो कभी कभी कुछ लोगों का मानना होता है कि बूढ़े लोग घर में अतिरिक्त होते हैं। आइए आज एक कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू लेगी। आप बताइएगा कि इस समाज में रहते हुए बूढ़े लोगों के प्रति आपके क्या विचार हैं। एक बार ज़रूर बताइएगा कि जब आप बूढ़े होंगे तो आप समाज से, अपने घर से, अपने बच्चों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी के मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, कैसे बच्चों का सा मन है उनका। आइए सुनते हैं प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। ये कहानी मैं आपको उनके कथा संग्रह प्रेम मंजूषा से सुना रही हूँ। तो चलिए कहानी सुनते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो ये रोने लगती थीं। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो कर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे अब केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी, अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यद्यपि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति की से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती थीं, तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान भी नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थीं। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था।
संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। आइए आगे देखते हैं अगला दृश्य। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरुदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थीं तो दूसरों में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी भी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थीं। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थीं कि संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अशकुन के भय से वह रो ना सकी। आह, कैसी सुगंध है! वह अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपेट पूड़ियाँ मिलें। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिक किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। मुझे मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। कड़ाह में गर्मा गर्म निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में ही सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकठूं बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती तो कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती तो कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, तो ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा कि भाट आया है, उसे भी कुछ दे दो, तो भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में और कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो।
बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु कोट पकड़ करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले, पंखा लेकर झल ले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इतना भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिनें बैठी हुई हैं। मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती न होती तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन ना मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब तक घर के लोग खाना खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कट कर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। आइए अगला दृश्य देखते हैं। दोस्तों, अगले दृश्य में हम देखेंगे कि किस प्रकार सबके भोजन की चिंताएं होने लगी। भोजन तैयार होते ही पत्तल बिछ गए, लोग भोजन करने लगे, पर किसी को भी बूढ़ी काकी का ध्यान तक न था, इस ओर किसी का विचार तक न था। आइए अगले दृश्य में देखेंगे कि किस प्रकार बूढ़ी काकी कोठरी में बैठे भोजन का इंतज़ार करती रहीं और फिर किस प्रकार उन्हें भोजन प्राप्त हुआ। जल्द मिलते हैं भाग 2 के साथ। आज के लिए बस इतना ही।